स्वागत है सभी भाई लोगों का, सभी मित्रों का। स्वागत है द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा टेसिया की टीम और आर्ट के टीम, इन दोनों के बीच में एक मैच चल रहा होता है। लेकिन इसी मैच के दौरान एक हादसा हो जाता है जिस कारण से आर्ट की बैंड बज जाती है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में आर्ट को जैसे ही होश आता है, आर्ट अपने सामने अपनी फैमिली को देखता है जो कि आर्ट के लिए चिंता कर रही है। आर्ट कहता है परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। एली चिढ़ाते हुए कहती है ब्रदर तुम्हारी हालत तो बहुत ही घटिया लग रही है। इतने में रे कहता है भले ही एली इस तरीके से कह रही है लेकिन तुम्हारे बारे में जानने के बाद एली से भी ज्यादा एली रो रही थी। एली चिढ़ते हुए रे को मारने लग जाती है। फादर आपने कहा था कि इस बारे में आप नहीं बताएंगे। एलिस खामखा चिंता कर रही होती है और सोच रही होती है न जाने आर्ट ने कितने बच्चों को चोट पहुंचा दी है। आर्ट कहता है मदर चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है एलनोयर किंगडम के किंग और क्वीन टेसिया और डायरेक्टर सिंथिया की। एलिस और रे चौंक जाते हैं और कहते हैं यूर मेजेस्टीज आप लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। एल्फ किंग रे के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं आपसे मिलकर हमें खुशी हो रही है क्योंकि आपके बच्चे के कारण हमारी बेटी की जान बची है और वो भी 2 बार। एल्फ क्वीन कहती है हाँ हम लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आप लोगों से मिलने का। एल्फ किंग कहते हैं ये हमारे फादर है एलनोयर के फॉर्मर किंग और ये है हमारी डॉटर टेसिया। टेसिया बहुत ही खुश होकर कहती है मेरा नाम टेसिया एर्लिथ है, मैं आर्थर की फ्रेंड हूँ, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। ऐसा सुनकर रे और एलिस आर्ट की तरफ देखते हैं और स्माइल करने लग जाते हैं। फिर एलिस टेसिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुमसे मिलकर भी बहुत ही खुशी हुई। आर्ट ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है, हमें खुशी है कि आर्ट तुम्हारे साथ है अभी के लिए और फ्यूचर में भी। ऐसा सुनकर टेसिया को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। फ्यूचर वाली बात एलिस ने टेसिया के एकदम कानों में कही है और दोस्तों मेरे ख्याल से इन दोनों ने तो मूड बना लिया है, इन लोगों को बहू मिल चुकी है। वीरियन आर्ट से कहते हैं कैसा फील कर रहे हो। आर्ट कहता है फिलहाल में तो चिंता हो रही है कि आखिर ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वीरियन कहते हैं रिलैक्स, ज्यादा से ज्यादा ये बुरा होगा कि तुम्हें मेरा दामाद बनना पड़ जाएगा। ऐसा सुनते ही टेसिया वीरियन को चुप कराती है। इसके बाद एली एकदम फुल एटीट्यूड में कहती है तो तुम ही वो लड़की हो जिसे बचाते हुए मेरे भाई की ऐसी हालत हो गई है। टेसिया कहती है हाँ और तुम ही आर्ट की छोटी सिस्टर हो है ना, जितना कि मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा सुंदर हो। एली कहती है ठीक है और तुम भी कम थोड़ी ना हो। इतने में ही आर्ट कहता है एली जिसने तुम्हें एरो और बो गिफ्ट दिया है वो यही है। एली टेसिया को थैंक्स कहती है फिर एकदम से कहती है ब्रदर जल्दी से मुझे बताओ हम दोनों में से ज्यादा प्रीटी कौन है। आर्ट कहता है मेरी नजरों में तो तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो। ऐसा सुनते ही ये दोनों एक साथ कहती है ये बच गया क्योंकि इसकी हालत पहले से खराब है। इसके बाद वीरियन कहते हैं वैसे तुम्हारे हाथ में एल्डरवुड गार्डियन का मानाकोर कैसे लग गया। आर्ट कहता है ऑफ कोर्स उसे मारने के बाद। यह सुनकर वीरियन कुछ न कुछ सोचने लग जाते हैं। तभी डायरेक्टर सिंथिया कहती है कुछ और भी लोग हैं जो कि बाहर इंतजार कर रहे हैं आर्ट से मिलने के लिए। इसके बाद जैसे ही आर्ट की फैमिली और टेसिया की फैमिली यहाँ से चली जाती है, आर्ट के पास दिन भर कोई न कोई लोग आते ही रहते हैं आर्ट के हालचाल पूछने के लिए। यहाँ पर प्रिंसेस कैथलीन भी आती है बहुत सारे फ्रूट्स लेकर और भाई साहब गाइडियन भी आता है जो कि आर्ट को कुछ न कुछ पिला रहा होता है। गाइडियन जाते हुए कहता है तुम जब ठीक हो जाओ तुम तुम्हारे पर्सनल ट्रेनिंग रूम में जा सकते हो। डायरेक्टर गुड स्काई की मदद से मैंने काफी सारे आर्टिफैक्ट बनाए हैं तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए। जैसे सभी लोग चले जाते हैं यहाँ पर टेसिया दोबारा आ जाता है। आर्ट पूछता है तुम्हारी बीस्ट विल ट्रेनिंग कैसे चल रही है, क्या तुम्हारे माना कोर में किसी तरीके का पेन या फिर प्रेशर तो नहीं फील हो रहा है। टेसिया कहती है तुम खुद मरते मरते बचे हो फिर भी तुम मेरी चिंता कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से जब अपन पहली बार मिले थे। आर्ट की बॉडी में अभी भी काफी पेन हो रहा होता है। टेसिया कहती है मैं तुमसे अच्छे से माफी मांगना चाहती हूँ। आर्ट कहता है टेस मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ चिंता मत करो और तुम्हें माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। टेसिया कहती है नहीं मैं उस बात के लिए माफी नहीं मांग रही हूँ, मैं माफी मांग रही हूँ तुम्हारा फायदा उठाने के लिए। ऐसा कहते हुए भाई साहब लिटरली टेसिया आर्ट को किस कर देती है। भाई साहब ये क्या चल रहा है, दे आर
लिटरली 12 ईयर्स। अगले सीन में अपन देखते हैं टेसिया बहुत तेजी से भागते हुए एक जगह पर आकर रुक जाती है। टेसिया का चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ चुका होता है और बहुत ही ज्यादा नर्वस होके सोच रही होती है, ये मैंने क्या किया? वो मेरी फर्स्ट किस थी, क्या मैंने सही से करी? मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। जो कुछ मैंने किया सही किया। अगर मैं सब कुछ आर्ट के ऊपर छोड़ देती तो कुछ भी आगे ही नहीं बढ़ता। वैसे भी हर वक्त वो मुझे बच्ची की तरह ट्रीट करता है। जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो ऐसे में उसका ही घाटा है। मैं एक टैलेंटेड मेज हूँ, स्मार्ट और पॉपुलर भी, साथ ही साथ दिखने में भी खराब नहीं हूँ। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और आर्ट यही सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या किया? मैंने 13 ईयर ओल्ड लड़की को किस किया? ऐसे में तो मैं क्रिमिनल बन चुका हूँ। लेकिन किस तो टेसिया ने खुद से ही की थी। दोस्तों भले ही आर्ट ऐसा कह रहा है लेकिन अपन इसके हाव भाव से देख पा रहे हैं बंदे ने एंजॉय तो जरूर किया था। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और अपन देखते हैं 2 दिन बीत चुके होते हैं। कल से आर्ट फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाना शुरू करने वाला है। आर्ट डायरेक्टर सिंथिया से कहता है टेसिया की एसिमिलेशन कैसे चल रही है? डायरेक्टर कहती है अच्छी चल रही है। टेसिया के ग्रैंडफादर उसकी मदद कर रहे हैं लेकिन वो जल्द ही एल्नोर किंगडम में वापस जाने वाले हैं। इसी के साथ आर्ट 2 दिन में थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका होता है और अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के सामने आ जाता है। गार्डियन काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। हालांकि डायरेक्टर सिंथिया ने छोटे मोटे आर्टिफैक्ट बनाने के लिए कहा था जिनसे कि आर्ट की ट्रेनिंग हो सके, लेकिन ऐसा लग रहा है गार्डियन ने खुद की मदद से कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल का काम कर दिया है। जैसे ही गार्डियन इस रूम को ओपन करता है अपन लोग देखते हैं अंदर हरियाली मौजूद होती है और गार्डियन का बनाया हुआ आर्टिफैक्ट जो कि एक रोबोट है। गार्डियन बताता है ये कोई ऐसा वैसा आर्टिफैक्ट नहीं है बल्कि ये खुद से काफी चीजों को एडजस्ट कर सकता है और ये किसी मीडियम लेवल के सिल्वर मेजेस के स्पेल्स का भी सामना कर सकता है। ये मेरी ट्रेनिंग ऑपरेटर एंड ब्लास्ट इंडक्टर का अभी तक का लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट एडिशन है। तुम इसे टोबी कह सकते हो। फिलहाल में ये लेवल 5 पर सेट है जो कि इसकी बेस स्टेट है और ये फिलहाल में किसी डार्क ऑरेंज वाले माना बिस्ट के बराबर है। आर्ट तैयार होते हुए कहता है तो तुम कह रहे हो अगर इसका कंपैरिजन इंसान से किया जाए तो ये येलो कोर वाले इंसान के बराबर है। गार्डियन कहता है हाँ, और क्योंकि ये पूरी तरीके से हार्ड मेटल से बना है इस कारण से इसकी ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा है। भाई साहब गार्डियन अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाता, इससे पहले ही आर्ट तेजी से टोबी के ऊपर हमला कर देता है और उसके अंदर एक बड़ा सा छेद कर देता है। यह देखकर गार्डियन हैरान हो जाता है। आर्ट कहता है ऐसा लगता है तुम्हें टोबी के लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। इतने में ही दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन कुछ लोगों को देखते हैं जो कि रेत स्कल्स नाम के माना बिस्ट को मार रहे होते हैं। ये लोग इन रेत स्कल्स के कारण से अजीब फील कर रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों ने आज से पहले इस तरीके के रेत स्कल्स नहीं देखे हैं। और तभी दोस्तों यहाँ पर अपन एक लांस को मौजूद देखते हैं जिसका की नाम है बेरन, यानी कि ल्यूकस का बड़ा भाई। बेरन कहता है क्या तुम लोग श्योर हो कि इस डंजन में आज से पहले कोई भी नहीं आया है? यह बंदा जवाब देता है हाँ। इसी के साथ बेरन एक कपड़े को देखते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो यहाँ का मामला सीरियस होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। आर्ट की ट्रेनिंग काफी जोरों शोरों से चल रही होती है और अपन देखते हैं आर्ट टोबी के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। आर्ट ट्रेनिंग के दौरान ही गार्डियन को सजेशन दे रहा होता है कि टोबी को और कैसे पावरफुल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली ट्रिक। आर्ट कहता है अगर सर्कल की जगह पर इस तरीके का बैरियर बनाया जाए तो टूटने के बाद इसे आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। ऐसे में माना की बचत की जा सकती है। और ये सुनकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। हाँ दोस्तों एलिजा भी यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों ये लोग हैरान इसलिए है क्योंकि इस तरीके का बैरियर बनाना या फिर इसका आइडिया सोचना कोई भी कैजुअल बात नहीं, बहुत ही यूनिक बात है। डायरेक्टर सिंथिया ये जानते के साथ ही गिल्ड मेजेस के पास चली जाती है उन लोगों को ऐसे बैरियर के बारे में बताने के लिए। गार्डियन कहता है मुझे बताओ और क्या क्या
खजाना तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। इसी के साथ दोस्तों एक दिन बीत चुका होता है और आर्ट जा रहा होता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। आर्ट की हालत खराब लग रही होती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग कर ली है, इसी कारण से वो लड़खड़ा कर गिरने वाला होता है। लेकिन इतने में वो कैथलीन के कंधे का सहारा लेता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तभी कैथलीन कहती है तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए था। ऐसा कहते हुए कैथलीन आर्ट को अच्छे से सहारा देते हुए यहाँ से ले जाने लगती है। भाई ये बंदा जानबूझकर ऐसा करता है ऐसे मौकों के लिए। इतने में सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के अंदर और यहाँ पर सारे के सारे बच्चे आर्ट के बारे में बकवास बातें कर रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक फर्स्ट ईयर वाला बंदा प्रोफेसर बन गया है। यहाँ पर मौजूद सारे के सारे बच्चे आर्ट के बारे में बुराई ही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई एक बंदा ऐसा मौजूद है जो कि आर्ट के बारे में अच्छा सोच रहा होता है और ये बंदा होता है फेफे द गॉड। इतने में ही यहाँ पर आर्ट की एंट्री हो जाती है और आर्ट की एंट्री धमाकेदार होती है क्योंकि सेपाइन की प्रिंसेस खुद सहारा दे रही होती है आर्ट को चलने के लिए। ये सब देखते हुए आर्ट अपने मन में कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये भी तो प्रिंसेस है। कैथलीन अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद आर्ट अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसे सुनने के बाद ये सारे के सारे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं और आर्ट को भगाने लग जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक हट्टा गट्टा बंदा आर्ट के सामने आ जाता है और कहता है जिस तरीके से एक प्रोफेसर को हराकर तुम प्रोफेसर बने हो उसी तरीके से मैं भी प्रोफेसर बनना चाहता हूँ तुम्हें हराकर। इस बंदे को पीछे वाले बहुत सारे बच्चे सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आर्ट सीरियस होकर कहता है तुम बैठ जाओ और ये बंदा डर के मारे वही के वही बैठ जाता है। आर्ट सारे के सारे बच्चों से कहता है मैं तुम में से किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा मेरी क्लास को अटेंड करने के लिए, लेकिन अगर तुम में से कोई भी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि आखिर मुझ जैसा छोटा बच्चा प्रोफेसर कैसे बना, तो ऐसे में उन सभी इंटरेस्टेड बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। आर्ट को देखते हुए सारे के सारे बच्चे सीरियस हो जाते हैं और ये बंदा भी उठकर कहता है यस सर और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। आर्ट कहता है क्योंकि ये माना कंट्रोल क्लास है इसी कारण से मैं तुमसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आर्ट इन सभी बच्चों से दो बेसिक सवाल पूछता है जो कि इन लोगों को नहीं आ रहे होते और आपस में ही डिस्कशन करने लग जाते हैं। तभी ये पोनी टेल बालों वाला बंदा अपना हाथ उठाता है और आर्ट के सवालों का सही सही जवाब दे देता है। आर्ट कहता है गुड। आर्ट तीसरा सवाल पूछता है क्या किसी भी मैच का पावर लेवल चेक करने के लिए क्या उसके माना कोर का कलर देखना क्या ये सचमुच में सही तरीका होता है। इस सवाल का किसी भी बच्चे के पास कोई जवाब नहीं होता, इसी कारण से आर्ट 6 बच्चों को सामने बुला लेता है इसी बारे में बताने के लिए। 3 बच्चे कॉन्जूरर्स होते हैं और 3 बच्चे ऑगमेंटर्स होते हैं। आर्ट इन सभी से कह देता है अपना अपना एक बेसिक स्पेल तैयार कर लो। जैसे ये 6 बच्चे स्पेल्स तैयार कर लेते हैं, आर्ट कहता है अब ऑगमेंटर्स अपने स्पेल को लॉन्च करो और कॉन्जूरर्स अपने स्पेल को वापस से अपने हाथ में एब्जॉर्ब कर लो। ये सभी बच्चे ऐसा करने की ट्राई करते हैं लेकिन सभी के सभी बच्चे फेल हो जाते हैं सिर्फ कैथलीन को छोड़कर। ये बच्चे कहते हैं आखिर कोई कॉन्जूरर अपने रेडी स्पेल को वापस से एब्जॉर्ब कैसे कर सकता है और जो हाई लेवल के ऑगमेंटर्स होते हैं सिर्फ वही अपने स्पेल्स को लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा सुनते ही आर्ट जो कि खुद एक कॉन्जूरर है इन सभी बच्चों को एक पावरफुल स्पेल लॉन्च करके दिखाता है। आर्ट कहता है तुम लोग ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर एक कॉन्जूरर अपने स्पेल को वापस एब्जॉर्ब कर लेता है तो ऐसे में वो क्या कुछ कर सकता है। मैं तुम सभी लोगों की सिर्फ मदद करना चाहता हूँ, इसी कारण से जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं वो लोग नीचे आ सकते हैं। इसी के साथ आर्ट की क्लास खत्म हो जाती है और ये सारे बच्चे यही बात कर रहे होते हैं कि आर्ट ने वो सब कैसे किया, क्या आर्ट ने किसी तरीके का आर्टिफैक्ट तो नहीं इस्तेमाल किया था। आर्ट एक जगह पर शांति से बैठा होता है और सिल्वी से कहता है प्रोफेसर बनने का ये फायदा है कि मैं क्लास जल्दी से खत्म कर सकता हूँ। इतने में ही अपन देखते हैं आर्ट के पास प्रिंसेस कैथलीन आ जाती है जो कि कहती है क्या ये जगह खाली है। कैथलीन आर्ट के साइड में बैठ जाती है और सोचते हुए कहती है आज का लेसन अच्छा था। आर्ट कहता है थैंक्स। इसके बाद में कैथलीन चुप हो जाती है। आर्ट अपने मन में कहता है इस लड़की को मैं कभी नहीं समझ सकता, पता नहीं क्या सोचती रहती है। इतने में कैथलीन एकदम से ही कहती है आर्थर कुछ है जो कि मैं तुमसे बहुत लंबे समय से कहना चाहती हूँ। भाई लोगों मुझे फीलिंग आ रही है कि ये आर्ट का बच्चा वॉर करा के ही मानेगा।
लगेगा। आर्ट के पसीने छूट जाते हैं और अपने मन में कहता है ये क्या है, ये सही नहीं है। कहीं कैथलीन भी तो अपनी लव फीलिंग्स नहीं बताने वाली, कहीं मेरी वजह से सचमुच में इन दो किंगडम्स के बीच में वॉर ना हो जाए। आर्ट के इतना सोचते ही अपन लोग देखते हैं दोस्तों कैथलीन कोई प्रपोज नहीं करती, बल्कि अपने फादर और भाई की तरफ से आर्ट से अच्छे से माफी मांगती है। आर्ट रिलैक्स हो जाता है और कहता है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम उस बात के लिए अभी भी परेशान हो रही हो, और अगर ऐसी बात है तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कैथलीन कहती है मुझे लगा कि ये जरूरी है क्योंकि अब अपन फ्रेंड्स है ना। आर्ट कहता है ऐसा है क्या, तुम मुझे फ्रेंड मानती हो, ठीक है फिर। कैथलीन अपने मन में कहती है कितनी अजीब बात है, मैं हमेशा से ही अपने बैकग्राउंड, टैलेंट और अपने अपीयरेंस को ब्लेम करते हुए आ रही हूँ कि इस कारण से मेरी आजादी छीन ली गई, लेकिन फिर भी आखिर कोई ऐसे लड़के को जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड हो, कोई इसे कैसे जज कर सकता है। ऐसा सोचते हुए पता नहीं किस तरीके से लेकिन कैथलीन को हंसी आ जाती है और ये देखकर आर्ट कहता है ये क्या, मैं आइस प्रिंसेस को हंसते हुए देख रहा हूँ। कैथलीन मुंह फेर लेती है और कहती है वैसे आज का लेसन बहुत ही अच्छा था, तुमने विंड बुलेट का इस्तेमाल उस तरीके से कैसे किया। आर्ट कहता है ओ तो तुम इसीलिए यहाँ पर आई हो, इस बारे में जानना ही तुम्हारा असली मोटिव है ना। कैथलीन कहती है नहीं, मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट कहता है रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। वैसे मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैं अपनी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट को एडवांटेज दे दूंगा तो ऐसे में ये और भी ज्यादा अनफेयर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए आर्ट यहाँ से जाने लग जाता है। तभी अपन लोग सिल्वी को देखते हैं जो कि कैथलीन को भी पसंद करने लग जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स टेसिया जितनी तो बिल्कुल भी नहीं। अगले सीन में अपन देखते हैं गार्डियन पढ़ा रहा होता है लेकिन एमिली और आर्ट अपनी ही बातचीत कर रहे होते हैं। इसी कारण से गार्डियन एमिली को चौक फेंक के मारता है और एमिली से एक सवाल पूछता है, लेकिन एमिली इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे से दे देती है। जैसे इस क्लास की छुट्टी होती है आर्ट एमिली से कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं होता उस बुढ़ऊ ने अपन लोगों को प्रोजेक्ट दे दिया है। एमिली कहती है वैसे मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा में पड़े हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ऐसा सुनकर आर्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सिल्वी कहती है पापा अपना काम खुद करना चाहिए। इतने में ही यहाँ पर एलिजा आ जाता है आर्ट को बुलाने के लिए। आर्ट एलिजा और एमिली का आपस में इंट्रोडक्शन कराता है। आर्ट मन में कहता है कहीं न कहीं ये दोनों एक जैसे ही है। इतने में ही एलिजा कहता है अरे हाँ, डायरेक्टर सिंथिया तुम्हें ट्रेनिंग रूम में बुला रही है। आर्ट जैसे ही ट्रेनिंग रूम में जाता है वो अपने सामने टेसिया को देखता है जो कि ट्रेनिंग कर रही है। टेसिया कहती है क्या अपन ट्रेनिंग शुरू करें। इसी के साथ आर्ट अपने क्वाड्रा एलिमेंट की मदद से टेसिया की बीस्ट व्हील ट्रेनिंग में मदद करने लग जाता है। काफी देर ट्रेनिंग करने के बाद ये दोनों थक जाते हैं। तभी लास्ट में टेसिया कहती है आर्ट क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें किस करी। आर्ट कहता है नहीं, मैं तो बस सरप्राइज था लेकिन नाराज नहीं। टेसिया कहती है अगर ऐसी बात है तो तब से तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। आर्ट कहता है कम ऑन टेस, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और अभी भी अपन दोनों बहुत छोटे हैं। मुझे पता है तुम्हारी उम्र में मैरिज होना कोई अजीब बात नहीं है क्योंकि तुम एक रॉयल हो, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। टेसिया कहती है तुम बहाने बना रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है मेरा कहने का मतलब शादी बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है मैंने किस करके गलती करी, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि चीजें आगे बढ़े। आर्ट हंसते हुए कहता है ऐसा मत कहो क्योंकि अपन दोनों वैसे भी काफी आगे आ चुके हैं। पहले तो तुम छोटी बच्ची थी जो कि सिर पर रोती रहती थी। ऐसा सुनकर टेसिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहती है बस बहुत हो गया, मुझे तुमसे जवाब की कोई उम्मीद नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम इसे सीरियसली लो। ऐसा कहते हुए टेसिया यहाँ से जाने लग जाती है और कहती है माफ करना, मैंने ही कुछ ज्यादा उम्मीद कर ली थी। आर्ट टेसिया को रोकने की कोशिश करता है लेकिन टेसिया नहीं रुकती। टेसिया दरवाजे के पास से कहती है तुम काफी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम उन चीजों में अच्छे हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिनमें तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे आसपास के लोग ये नोटिस नहीं कर पा रहे हैं कि तुम जबरदस्ती में अपने आप को हैप्पी शो करने की कोशिश करते हो। तुम्हारा रिएक्शन अभी भी वैसा ही है और तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हो। ऐसे में क्या तुम्हें नहीं
लगता कि तुम ही इमेच्योर हो कि जिस तरीके से तुमने लिलिया को रिजेक्ट किया है। यह सुनकर आर्ट को एक झटका लगता है और वो अपने मन में कहता है आखिर इस बारे में टेसिया को कैसे पता चला? क्या टेसिया ने वो बात सुन ली या फिर लिलिया ने उसे कहा? टेसिया यहाँ से ऑलरेडी जा चुकी होती है। आर्ट कहता है डैम इट, अब मैं क्या करूं? मैं टेसिया को अपनी पास्ट लाइफ और अपनी मेंटल एज के बारे में भी कुछ भी नहीं बता सकता। दोस्तों आज के चैप्टर्स कुछ ज्यादा ही सीरियसनेस से भरे हुए थे। आने वाले वीडियोस में अपन लोग देखने वाले हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसे टर्न लेती है। इसीलिए दोस्तों सारे के सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना।